नमस्कार। स्वस्थ भारत की शुरुआत चलिए आज एक पहेली के साथ करते हैं। बताइए तो भला वो कौन सी प्रक्रिया है जो आप हर वक्त करते हैं, हर रोज करते हैं, ताउम्र करते हैं, इस समय कर रहे हैं, कहीं बैठे हों, किसी के साथ बैठे हों, आप हमेशा करते हैं। You've guessed it right, ब्रीदिंग, सांस लेना। और आज स्वस्थ भारत के इस अंक पर हम फोकस कर रहे हैं फेफड़ों यानी लंग्स पर, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। और साथ ही लंग कैंसर पर खासतौर पर हमें जागृत करने के लिए हमारे साथ हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष सिंघल। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर गुलेरिया, न केवल सांस लेने में बल्कि जब हम बोलते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, सब में फेफड़े हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल सही। जब से हम पैदा होते हैं और टिल द एंड सांस लेना एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है। चाहे हम सो रहे हों, चाहे जाग रहे हों, सांस तो हम हर समय लेते हैं। तो लंग्स की इंपॉर्टेंस है, तो कैसे ख्याल रखें डॉक्टर मनीष कि लंग्स हमारे स्वस्थ रहें? शुरुआत से ही मेरे ख्याल से हमें फिजिकल एक्सरसाइज, जो कि आज की दुनिया में बहुत कम लोग करने लग गए हैं, हम धीरे धीरे सेडेंटरी होते जा रहे हैं। हर चीज़ के लिए हमें स्कूटर या बाइक की जरूरत होती है। आई थिंक वी शुड वॉक, लेट द फीट हिट द स्ट्रीट, रादर देन हम हमेशा किसी चीज़ का, किसी वाहन का उपयोग करें। हमारे लंग्स के लिए और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और हार्ट के सिस्टम के लिए भी वॉक करना और जॉग करना और एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट द फीट हिट द स्ट्रीट, दैट साउंड्स वेरी नाइस। व्हाट अबाउट डांसिंग? डू यू थिंक हम सबको डांस करना चाहिए? बिल्कुल सही। कोई भी एक्सरसाइज हम करें जिससे हमारा हार्ट और लंग्स पे एक्सरसाइज हो, मसल्स की टोनिंग हो, उससे ये बात हमारी लंग की कैपेसिटी और हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि हमें दो चीज़ें करनी चाहिए। एक, अपने जो हार्ट है और लंग्स हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए, एक्सरसाइज से करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करें। दूसरा ये कि हमें अवॉइड करना चाहिए कि हमारे फेफड़ों में कोई डैमेज ना हो। प्रिवेंटिव मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे लंग्स ऐसे हैं जिसमें हम हर टाइम कुछ ना कुछ अंदर सांस ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हवा अंदर जा रही है फेफड़ों में, जिससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जा रही है। लेकिन उस सांस के साथ कई ऐसी चीज़ें भी जा सकती हैं जिससे फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे धूम्रपान जैसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फेफड़ों को नुकसान करती हैं, वो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग इज़ अ बिग नो नो अगर आप लंग्स को, अपने लंग्स को हेल्दी रखना चाहते हैं। जी, तो धूम्रपान को बिल्कुल ना कहना है। और कहीं ना कहीं लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण भी टोबैको यूसेज ही है। इस पर हम जरूर सवाल करेंगे डॉक्टर मनीष और डॉक्टर रणदीप से। लेकिन यदि आपके भी कोई सवाल हैं लंग से जुड़े तो आप हमें फोन कीजिए। इस समय हमारे टेलीविजन की फोन लाइंस आपके लिए खुली हैं 2309-7532, 23097532। दिल्ली से बाहर या मोबाइल से फोन करें तो 011 अवश्य लगाइएगा। यदि कोई धूम्रपान करता है, किस तरह वो हमारे लंग्स पर असर करता है? धूम्रपान में 4000 यानी 4000 केमिकल्स हैं, जिनमें से 50 केमिकल्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हम नोइंगली अननोइंगली हम उसे इनहेल कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली कार्सिनोजेन का काम करते हैं या इरिटेट करते हैं। उस क्रॉनिक इरिटेशन से कैंसर में सेल्स चेंज हो जाते हैं। सो ये सब और एडिक्शन है, इजीली अवेलेबल है, इसलिए लोग छोड़ नहीं पाते। और धूम्रपान की जब बात करते हैं डॉक्टर गुलेरिया, सिर्फ सिगरेट्स नहीं, इसमें सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। अगर हम देखें तो कई दफ़ा कई स्टडीज़ ने यह भी देखा है कि जो लोग बीड़ी पीते हैं उनको सिगरेट स्मोकिंग से ज़्यादा नुकसान होता है। बीड़ी कैन बी मोर हार्मफुल। और जैसे हुक्का है, चिलम है, ये सब जो हम इनहेल करते हैं, इससे जो लंग कैंसर है, फेफड़ों के कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो हम टबैको चू करते हैं, जैसे तम्बाकू चबा के लेते हैं, उसमें ओरल कैंसर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो टबैको इन एनी फॉर्म, चाहे हम उसको स्मोक करके इनहेल करके लें, सिगरेट से लें, बीड़ी से लें या टबैको चबा के लें, उसमें कोई शक नहीं है कि इसके साथ कैंसर का बहुत स्ट्रांग लिंक है। तो डॉक्टर साहब, जब भी कोई कैंसर होता है उससे जुड़ा एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम जरूर होता है। अगर कोई लंग कैंसर का कैंडिडेट हो सकता है तो क्या कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है? अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, ना ही हमारे देश में ना ही बाहर। कुछ रीसेंट स्टडीज़ हैं ऐसी जिनमें लो डोज यानी रेडिएशन की कम मात्रा में सीटी स्कैन करके एट रिस्क पॉपुलेशन यानी कि जो लोग स्मोकर्स हैं ऑलरेडी
या 20-30 सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं, जनरली हम पैक ईयर्स में गिनते हैं कि 20 सिगरेट से ज़्यादा डेली, उनमें लंग कैंसर की स्क्रीनिंग करने से लाभदायक सिद्ध होता है। बट अभी भी लंग कैंसर की ऐसा कोई स्क्रीनिंग नहीं है। जहाँ प्रिवेंशन की बात की जाती है वहाँ आई थिंक स्ट्रेस ज़्यादा प्रिवेंशन की तरफ है, स्क्रीनिंग से ज़्यादा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखें तो जितने भी केसेस भारत में हो रहे हैं उसका जो हिस्सा लंग कैंसर का है, क्या ज़्यादा बड़ी तादाद में है? बहुत बड़ी तादाद में। अगर हम देखें, स्पेशली अगर हम रेस्पिरेटरी डिजीज इन जनरल देखें और लंग कैंसर देखें, तो जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं वो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रही हैं। और वर्ल्ड में भी ये माना जाता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया और चाइना में, chronic respiratory diseases are now going to gradually be number one as far as diseases are, non-communicable diseases are concerned. और उसमें स्मोकिंग और धूम्रपान का बहुत ज़्यादा रोल है। और कौन सी डिजीजेज हैं रेस्पिरेटरी? रेस्पिरेटरी डिजीजेज दो टाइप के हम कह सकते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल है जो इन्फेक्शन नहीं होती, उसमें ब्रोंकाइटिस है, वो भी स्मोकिंग से लिंक्ड है, दमे की शिकायत है, एस्थमा है, लंग कैंसर है, और कई ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज हैं जो मेनली ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं निमोनिया, जो फेफड़े में आपको इन्फेक्शन हो जाए, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, एल्डरली में भी ज़्यादा देखा जाता है, और कभी कभी एपिडेमिक हो जाता है, जैसे स्वाइन फ्लू हुआ था जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ और बहुत डर भी हुआ था। और उससे और एक और जो इन्फेक्शन हमारे कंट्री में काफ़ी कॉमनली देखी जाती है फेफड़ों में, वो टीबी की शिकायत है। ट्यूबरक्लोसिस भी लंग्स में काफी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी, इस समय दिल्ली से रीना तोमर जी हैं पहली कॉलर हमारी फोन लाइन पर। रीना जी नमस्कार। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग, सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी, एक्चुअली डॉक्टर मेरी मदर है, उनकी 55 एज है। जी हेलो। जी जी पूछिए। एक्चुअली उनका जो लेफ्ट साइड का जो लंग है पूरा कोलैप्स हो रखा है, कोई फंगस की प्रॉब्लम है उनको ना जी। और अभी हम लोगों ने मैक्समैन का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी वो स्टेरॉइड पर है, बट उनको कोई रिलीफ नहीं हुआ। जो उनकी बायोप्सी वगैरह हुई थी उसमें डॉक्टर ने बोला था कि मे बी कैंसर है, बट कैंसर की रिपोर्ट सब नेगेटिव आई है। बट क्या होता है कि उनको अभी भी बहुत ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी खांसी वगैरह होती है, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक उनको ना कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। और लंग्स तो पूरी तरह से कोलैप्स हो रखा है, मतलब एक लंग्स तो काम ही नहीं कर रहा है उनका ना। इवन अपोलो में भी हमने काफ़ी चेक करा है, तो वो बोल रहे हैं कि ओमनाकोटिल ही ट्रीटमेंट, अदरवाइज कोई ट्रीटमेंट नहीं है उनका। डॉक्टर साहब देखिए, एक तो मतलब जो उन्होंने कहा है उससे ऐसे लगता है कि इनके काफ़ी हद तक फेफड़ों में बीमारी है, जिससे फेफड़े थोड़े से सिकुड़ रहे हैं या कोलैप्स हो रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा। और उसके लिए जो डॉक्टर साहब ने देखा है, जो ट्रीटमेंट किया है, उसमें स्टीरॉइड्स इनको दिया है। अब कई बीमारियाँ होती हैं जिसमें स्टीरॉइड्स देते हैं और जिससे लंग्स जो है सिकुड़ जाते हैं। एक बीमारी होती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसमें भी फेफड़े कोलैप्स से सिकुड़ने लगते हैं, जैसे डॉक्टर उनको कहते हैं। उसके कारण फिर स्टीरॉइड्स देते हैं, और स्टीरॉइड्स के कारण फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे फंगल इन्फेक्शन है वो भी हो सकता है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा ये क्लियर नहीं है कि उनके लंग्स में जो एक्सरे है या उनका कोई सीटी स्कैन हुआ है उसमें जो कोलैप्स हुआ है वो किस टाइप का कोलैप्स है। पर कई ऐसी बीमारियाँ फेफड़ों की होती हैं जिसमें लंग बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, और फिर रिकवरी इतनी नहीं हो पाती। कई पेशेंट्स को घर पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इनको अगर मतलब और डिटेल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उससे डेफिनेटली क्या एग्जैक्टली डायग्नोसिस। जी, इस समय छत्तीसगढ़ चलते हैं जहां से मनोज वर्मा है फोन लाइन पर। मनोज जी सवाल पूछिए प्लीज। हेलो जी, सवाल पूछिए मनोज जी। नमस्कार साहब। नमस्कार सर, मेरा उम्र 28 साल हो गया है जी, और मैं 5-6 साल से सिगरेट पी रहा हूँ। उसको छोड़ना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? आप छोड़ दीजिए। तो सर छूट ही नहीं पाता है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये तो बताओ। जी डॉक्टर साहब, कैसे छोड़े तंबाकू की आदत, सिगरेट की आदत? आई थिंक सबसे पहले तो एक बन बनाना पड़ेगा कि छोड़ना है। आज से ही छोड़ना, अभी से। बिल्कुल। और कहना आसान है, छोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि एडिक्शन हो जाता है और इजीली अवेलेबल। जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ रूटीन एक्सरसाइजेज होती है, जैसे योगा होता है, डीप ब्रीदिंग। जब भी पीने की तलब हो तो डीप ब्रीदिंग करके और एकदम से अपने आप को रिलैक्स छोड़ें, वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसमें कुछ योगदान रिश्तेदारों का भी होता है, दैट आपको बताना पड़ता है सबको कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, सो दैट वो आपको सपोर्ट कर सके छोड़ने के लिए। कुछ कई बार जो एडिक्शन फॉर्म होता है वो निकोटीन की वजह से होता है। तो आजकल चुएबल निकोटीन भी आता है, विच आर गम्स इन द फॉर्म ऑफ च्यूइंग गम्स।
और रिसेंटली कुछ इलेक्ट्रिक सिगरेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के बारे में भी कुछ चर्चा हुई है, जिसमें लिक्विड फॉर्म में वेपराइजिंग लिक्विड होता है और उसके अंदर बैटरी होती है एंड यू कैन स्मोक दैट एंड कैन इट बेसिकली मिमिक्स सिगरेट। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा पानी पीना। एक चीज़ और मैं जो कहना चाहूँगा वो है चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल, ये सिगरेट और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा साथ साथ चलती हैं, मिलकर और ख़राब करती हैं और जनरली लोग इन दोनों को कंबाइन करके लेते हैं। अगर उस चीज़ को कम करें, पानी बहुत ज़्यादा पिए, तो ये भी एक अच्छा जरिया हो सकता है सिगरेट को छोड़ने। जी, इतनी दूर से आपने कॉल किया छत्तीसगढ़ से। मनोज जी, हम तो ये कहेंगे जहां चाहा वहां रहा। इस समय स्वस्थ भारत का कार्यक्रम देखते ही आप ये प्रण ले लीजिए कि अब से आप सिगरेट नहीं पिएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब जब हम कहते हैं कल से छोड़ेंगे, वो कल कभी नहीं आता। नहीं, वो तो आपको एक टाइम फिक्स करके, एक डेट और टाइम फिक्स करके और सब घर वालों को बताना है कि अब मैं सिगरेट आज से बंद कर रहा हूँ, सब सिगरेट घर से निकाल देने, किसी से सिगरेट मांगना नहीं है। लेकिन बहुत मुश्किल है ये, उनकी बात मैं समझता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन। और कई जगह सरकार ने स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स भी खोले हैं, जहाँ वो आपको हेल्प करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, निकोटिन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है, च्युइंग गम है या पैच टाइप की जो ट्रीटमेंट है, जिससे जो आपको चाहत होती है सिगरेट पीने की वो कम हो जाए। लेकिन अपना विल पावर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, चलिए राजस्थान चलते हैं, जहाँ से कृष्ण लाल जी हैं फोन लाइन पर। कृष्ण जी, सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे बहुत दिनों से खांसी आ रही है और मैंने 10 साल से बीड़ी सिगरेट भी पीना छोड़ दिया है, लेकिन मैंने डॉक्टरों को दिखाया है, वो बोलते हैं आपके ब्रोंकाइटिस है। जी डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? देखिए, दो चीज़ें हैं इनको। एक तो ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, लेकिन ये भी सही है कि कई साल उन्होंने सिगरेट पिया होगा। तो सिगरेट पीने से कई दफ़ा ये होता है कि कुछ लंग्स में चेंजेस हो जाती हैं, जैसे उन्होंने कहा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, जिससे मान लो आप 20 साल से सिगरेट पी रहे हैं, तो उस 20 साल में जो स्मोक आपने इनहेल किया है उससे लंग्स में कुछ तो चेंजेस होने से डैमेज हो जाता है। आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे तो डैमेज आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, लेकिन रिवर्स नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ हद तक खांसी, बलगम और सांस की तकलीफ, स्पेशली जैसे मौसम बदलता है, विंटर में जिसको विंटर ब्रोंकाइटिस कहते हैं, तब तकलीफ हो सकती है। उसके लिए कुछ हद तक दवाइयाँ हैं, इन्हेलर्स भी हैं, कुछ और दवाइयाँ हैं जिससे सांस में आराम रहेगा। लेकिन सिगरेट छोड़ने से जो पहले जो काम किए हैं वो रिवर्स नहीं हो पाते। जी, लेकिन फिर भी हम मुबारकबाद देते हैं कृष्ण लाल जी को, कम से कम आपने कदम उठाया जो मनोज जी आज उठाएंगे, और वो है सिगरेट को ना कहने का। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कौन से इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट हैं जो कराने चाहिए यदि मुझे खांसी है और लक्षण सामने आ रहे हैं, और उनके नतीजे आने के बाद मेडिकल साइंस ने किस तरह की तरक्की कर ली है कि खुदा ना खास्ता अगर फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी हो भी गई तो पेशेंट फिर से ठीक हो जाए। छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। वेलकम बैक। स्वस्थ भारत में आज हम बातचीत कर रहे हैं लंग्स पर। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और साथ ही फोर्टिस अस्पताल से मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष सिंगल। डॉक्टर मनीष, कौन से सिम्टम्स नजर आए और उसके बाद में कौन से इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट करवाऊं? लंग कैंसर से संबंधित आप पूछ रहे हैं। लंग कैंसर के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मैच करते हैं किसी और लंग कैंसर की बीमारी, किसी और लंग की बीमारी को। खांसी, बहुत लंबी खांसी जो बहुत दिनों से नहीं जा रही है, एक तो ये सिम्टम। खांसी में के साथ खून आना, जिसको हेमोप्टाइसिस बोलते हैं हम लोग, ऐसा सिम्टम। सांस बहुत जल्दी फूल जाना जो रूटीन में आपको नहीं नज़र आ रहा है, और सांस फूल रूटीन में आप देख रहे हैं कि पहले मेरे को ऐसी सांस नहीं फूलती थी, एक ऐसा सिम्टम। या छाती में कहीं पेन, बहुत ज़्यादा पेन होना, इस तरह के सिम्टम्स जो है ये जनरली कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो लंग से रिलेटेड होते हैं, बट ये किसी और बीमारी में भी हो सकते हैं। बट अगर ऐसी कोई सिम्टम्स हैं बहुत लंबे चल रहे हैं तो उसके लिए हमें जांच जरूर करानी चाहिए। जांच में आप कहेंगे कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएं, स्पायरोमेट्री की बात होती है। देखिए, जांच दो टाइप की हो सकती है। एक तो जैसे हम अगर देख रहे हैं कि ब्रोंकाइटिस है या कोई और लंग कैंसर के हम शक है, तो उस पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि पेशेंट को जैसे दमे की शिकायत है या ब्रोंकाइटिस है या लंग कैंसर के चांसेस हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप आगे क्या जांच कराना चाहते हैं। अगर सांस की तकलीफ है तो एक जो हम टेस्ट करते हैं वो सिंपल टेस्ट है, तो स्पायरोमीटर कहते हैं या लंग फंक्शन कहते हैं, जिसमें आपने एक मशीन के अंदर फूंक मारी और उससे आइडिया हुआ कि आपकी लंग की कैपेसिटी कितनी है, आपकी सांस की नाली में कोई रुकावट तो नहीं है या सोजिश तो नहीं है, जो उस टेस्ट से पता चल जाएगा। लेकिन वो एक फंक्शनल टेस्ट है। एनाटॉमिकल टेस्ट जो है कि आपके फेफड़े में कोई अंदर गांठ तो नहीं है
या कोई फेफड़े में सोजिश तो नहीं है जहाँ से खून आ रहा है, या कैंसर का कोई नुक्स तो नहीं है, उसके लिए एक तो रूटीन चेस्ट एक्सरे की जरूरत पड़ जाती है। और अगर एक्सरे में कोई डाउट हो तो हम एक रंगीन एक्सरे जैसे सीटी स्कैन है वो करके देख लेते हैं कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है जी। अगर उसमें कोई गांठ दिखती है फिर हमारे पास 2-3 उसको किसी तरह से उसका डायग्नोसिस किया जाए। तो अगर वो लगता है कि सांस की नाली के पास है तो हम एक ब्रोंकोस्कोपी करके टेस्ट करते हैं, जिससे हम एक दूरबीन से अंदर जांच करके देखते हैं और वहाँ से पानी या बायोप्सी ले लेते हैं, या फिर उसके हिसाब से अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी कुछ टेस्ट कर सकते हैं। या अगर वो गांठ जो है छाती के बिल्कुल नीचे है, ऊपर करके है, तो सीटी गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी या बायोप्सी भी कर सकते हैं। बेसिक इशू ये होता है कि क्या हम सोच रहे हैं कि पेशेंट को बीमारी है, उस हिसाब से हम उस हिसाब से इन्वेस्टिगेटिव टूल। इस समय उत्तर प्रदेश से अगले कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ। हेलो जी, सवाल पूछिए, टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। जल्दी से सवाल पूछिए। सर मैं दुर्गेश कुमार तिवारी डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से बात कर रहा हूँ जी। सर मैं एनआरटी ट्रीटमेंट के तहत हूँ मैं इस समय। दुर्गेश ये निकोटेक्स ये दवा आती है सिप्ला कंपनी की, मैं उसको यूज कर रहा हूँ और पिछले 6 महीने से मैंने स्मोक करना बंद कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसकी एडिक्ट ना हो जाऊं निकोटेक्स का, इसलिए इसको मैं थोड़ा चेंजेस करने के लिए थोड़ा आप कुछ बताएं सर से मैं ये पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ, ये जो दवाई ले रहे हैं निकोटेक्स जो ये कह रहे हैं, ये बेसिकली निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है और ये एक टाइप की थेरेपी जो जैसे च्युइंग गम डॉक्टर साहब ने कहा वो उस टाइप का है कि आप जो आपको विड्रॉल सिम्टम होते हैं जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो उसको कम करने के लिए आप ये च्युइंग गम का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम अपने पेशेंट को ये कहते हैं कि आप इसका आस्ता आस्ता इस्तेमाल कम कीजिए और कभी कभी इस च्युइंग गम को फिर जैसे जैसे आप ठीक होते हैं ऑर्डिनरी च्युइंग गम के साथ रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आप उसको ले रहे हैं, इसकी 2 स्ट्रेंथ में आते हैं 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम, तो आप उसको अगर आप मान लो दिन में 6-7 दफ़ा ले रहे हैं तो उसको कम कर दो और जब बीच में हुआ तो ऑर्डिनरी च्युइंग गम लेना शुरू कर दो, जिससे आस्ता आस्ता इससे आप ये च्युइंग गम आप लेना बंद कर देंगे। जी। लंग कैंसर के क्योर की अगर बात करें, आप तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो क्या दवाइयां आ गई हैं आज जिससे कि अगर भगवान न करे कैंसर है तो क्योर हो सकता है? लंग कैंसर के अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंटली। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर पेशेंट्स एडवांस स्टेजेस में आते हैं, 90% से ऊपर पेशेंट एडवांस स्टेजेस में आते हैं, लोकल स्टेजेस में नहीं आते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं ऐसा होने के, बट डेफिनेटली बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी टारगेटेड थेरेपीज़ भी आ गई हैं। अब हम ग्रेजुअली उस तरफ जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, दैट इज़ जो दवा आप में काम करेगी वही हम आपको देंगे। तो ग्रेजुअली हम उस तरफ जा रहे हैं जहां हम कैंसर के सेल्स को टेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि ऐसी कोई म्यूटेशंस या ऐसी उसमें चेंजेस हैं या नहीं, और हम उस हिसाब से मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ हद तक। ग्रेजुअली इसमें बहुत नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी नए चैप्टर्स खुल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिल रही हैं। सो इसमें डेफिनेटली बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हैं। जी, इस समय राजस्थान से ओम प्रकाश जी हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश जी नमस्कार। जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, ये तो एलर्जी का अस्थमा है मेरे को। हाँ, कभी कभी ये एलर्जी का अस्थमा हो जाता है जी। तो इससे मतलब बताओ या ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है जी? जी, एलर्जी का अस्थमा। देखो एलर्जी का अस्थमा जी, वैसे मैं कभी कभी एनएल का प्रयोग कर लेता हूँ, जो सल्बुटामोल जो आता है उसका जी। तो इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं जी? छींकें भी आने लग जाती है तो थोड़ी बहुत महीना या 2 महीना से मतलब सांस की तकलीफ हो जाती है, ये सांस की नाली फूट जाती है और जब कफ निकलता है तो उसमें क्या है कि धुआं वगैरह जैसे कांटे सी निकलती है कफ के साथ कठोर कांटे सी। जी, तो इसका क्या इलाज? जी सुनिए अब डॉक्टर साहब का जवाब। देखिए, जैसे ये जो लक्षण बता रहे हैं, इनको एक तो दमे की शिकायत है, अस्थमा टाइप का है जिससे इनको खांसी है और बलगम आता है और सीटी जैसी आवाज़ भी आती है, और दूसरा जो छींकें बता रहे हैं, नाक बहती है, इनको एलर्जिक राइनाइटिस भी है। तो नाक की एलर्जी भी है और सांस के जो फेफड़े हैं उनकी भी एलर्जी है। प्रिवेंशन है और ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन के लिए इनको ये परहेज रखना है क्योंकि एलर्जी के लिए कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिससे जो सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। धूल है, धुआं है, उससे परहेज रखना है। धूल धुआं छाती में अंदर जाएगा, नाक में इरिटेशन करेगा, छींकें शुरू हो जाएंगी, सांस की नाली सूज जाएगी, सीटी जैसी आवाज़ आएगी और तकलीफ होने लगेगी।
ये अवॉइड करें कि जहाँ ये सोते हैं बेडरूम में डस्ट नहीं हो, बिस्तर के नीचे गीले कपड़े से पोछे से साफ करें कि डस्ट ना हो, बेडरूम में कोई कारपेट ना रखें। अगर एसी यूज़ कर रहे हैं या कूलर यूज़ कर रहे हैं तो उसका फिल्टर या उसको अच्छी तरह से साफ रखें, क्योंकि उसमें अगर कोई फंगस ग्रो हो जाए या कुछ और हो जाए तो उससे उनको इरिटेशन से सांस की तकलीफ हो सकती है। तो ये बचाव रखना है, बहुत ठंडी चीज़ें खट्टी चीज़ें ना लें। पोल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ नाक और मुंह ढक लें, जैसे झाड़ू लग रहा है, किचन में तड़का लग रहा है तो नाक मुंह ढक लें, बिकॉज वो जो फ्यूम्स हैं वो इनके सांस की नाली को इरिटेट करेंगे। ये समझ लें कि इनकी सांस की नाली और नाक जो है ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इनको ये प्रिकॉशंस रखने हैं। डॉक्टर साहब, कई बार हम सुनते हैं कि चोकिंग हो गई, एकाएक चोकिंग हो गई। ये चोकिंग क्या है और क्या इसका कारण भी एलर्जी से ही जुड़ा है? चोकिंग के कई कारण हो सकते हैं, कुछ हद तक एलर्जी के कारण भी हो सकता है। कई लोगों को बड़ी सीवियर एलर्जी, जैसे एनाफिलैक्सिस हम कहते हैं, एकदम सांस रुक जाता है, लैरिंजियल एडीमा हो जाता है, उस टाइप की भी चोकिंग हो सकती है। कई दफ़ा एल्डरली लोगों में जैसे वो स्वॉल्विंग पूरी नहीं हो पाई और जो खाना खा रहे हैं वो एकदम सांस की नाली में चला गया, तो उससे भी चोकिंग हो सकती है। तो चोकिंग के कई हद तक कई कारण हो सकते हैं। एस्थमा जो है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये समझ लें कि जो इन्हेलर ये बता रहे हैं, इन्हेलर बेसिकली इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट एस्थमा के लिए, क्योंकि वो एकदम दवाई जो है कम मात्रा में आपके फेफड़े में आ जाती है। छोटे बच्चों को एस्थमा हो सकता है? 3 साल 5 साल? छोटे बच्चों में एस्थमा ज़्यादा पाया जाता है, और अगर आप चाइल्डहुड एस्थमा देखें उसकी प्रेवेलेंस अडल्ट एस्थमा से ज़्यादा पाई वहां पे जाती है। पेरेंट्स को एप्रीहेंशन होता है कि अगर मैंने बच्चे को इन्हेलर दे दिया तो उसको ताउम्र इन्हेलर लेना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ये 2-3 धारणाएं हैं जो बिल्कुल गलत हैं। एक तो ये है कि अगर हमने इन्हेलर शुरू कर दिया तो ये जो है एडिक्शन हो जाएगी। दूसरा, इन्हेलर जो है ये लास्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, इसको शुरू में नहीं देना चाहिए। इन्हेलर एक्चुअली अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, नॉन एडिक्टिंग है, और इसके बहुत फायदे हैं। आप ये समझ लो कि आप अपने बच्चे को वो दवाई दे रहे हैं जो सिर्फ फेफड़ों में जा रही है और बॉडी में नहीं जा रही, उससे उसके कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं होंगे। वही अगर आप दवाई गोली से या सिरप के हाथ देंगे तो वो पहले पेट में जाएगी, फिर सारी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर फेफड़ों में पहुंचेगी, तो उसकी मात्रा भी ज़्यादा देनी है और उसके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होंगे। ये ऐसा हो गया कि अगर आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम हुई तो क्रीम हमेशा बेटर होगी टैबलेट से, क्योंकि उसका लोकल इफेक्ट होगा, सिस्टमिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए इन्हेलर जो है एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इन्हेलर कई टाइप के इन्हेलर आते हैं जिसमें कई दवाइयाँ होती हैं, और कुछ दवाइयाँ हम देते हैं जिसको हम प्रिवेंटिव कहते हैं, जो इनको लेनी चाहिए जिससे इनको बाद में प्रॉब्लम बढ़े ना और कंट्रोल में रहे। और कुछ इन्हेलर जैसे इन्होंने बताया वो रिलीवर हैं, जब एकदम तकलीफ हुई तो वो वाला इन्हेलर लिया तो एकदम आराम हो जाएगा। तो इन्हेलर एक दवाई देने का माध्यम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेडिसिन है वो इन्हेलर के थ्रू हम दे सकते हैं। जी डॉक्टर मनीष, एक और कॉलर है हमारे मध्य प्रदेश से। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए। नमस्ते सर, देवी बोल रहा हूँ सर, मध्य प्रदेश से। नमस्कार सर, क्या सर तंबाकू से भी सर कैंसर का एक खतरा रहता है सर? तंबाकू जी, तंबाकू से खतरा है। आप करते हैं तंबाकू का सेवन? हाँ सर, मैं तंबाकू का सेवन करता हूँ सर, इसलिए बोल रहा हूँ सर। क्यों करते हैं आप दिवेश जी? सर क्या बताऊँ सर, जरा अब तो सर छोड़ दी हालांकि सर मैंने तंबाकू। जी हमें सर से बात कर सकता हूँ क्या? जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको इस समय। नमस्ते नमस्कार। नमस्कार जी। जी देवेश बोल रहा हूँ सर, मध्य प्रदेश से। जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। सवाल पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? आप कोई? जी सर पूछिए। सर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि सर क्या तंबाकू से भी सर अधिक मतलब खतरा रहता है सर कैंसर का तंबाकू से? जी, तंबाकू को एक बार फिर बताएं ताकि जागृत हो सकें लोग कि किस तरह से अधिकांश केसेस तंबाकू के कैंसर से ही जुड़े हैं, लंग कैंसर। 90% से भी ज़्यादा लंग कैंसर्स तंबाकू से ही रिलेटेड होते हैं। तंबाकू का सेवन शुरू ही नहीं करना चाहिए, बट अगर शुरू कर दिया तो जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिगरेट छोड़ने के बाद जो रिस्क है वो ज़ीरो हो जाता है। बहुत साल लगते हैं रिस्क को ज़ीरो होने में, और कई बार वो ज़ीरो हो भी नहीं पाता है। तो स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग ही एक मैक्सिमम रीज़न है लंग कैंसर होने का, तो डेफिनेटली धूम्रपान का सेवन हमें नहीं। इसका असर पड़ता कैसे है? जैसे बॉडी में हमारे सेल्स हैं, अगर मैं स्मोक करता हूं और अगर कैंसरस होने के चांसेस हैं, सेल मल्टीप्लाई ज्यादा करने लगते हैं, सेल बिगड़ जाते हैं। सेल्स जब हम स्मोकिंग करते, जब भी कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे सेल्स को इरिटेट करते हैं। जब भी कोई क्रॉनिक इरिटेशन होती है, यानी लंबे समय तक कोई इरिटेशन चलती रहती है, तो सेल्स की बनावट चेंज हो जाती है, उसके अंदर जेनेटिक डिफॉर्मेशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो ग्रो करने शुरू कर देते हैं और वो भूल जाते हैं कि कब ग्रो करना छोड़ना है। तो जब कोई अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है वो कैंसर का रूप ले लेती है। इस समय अलीगढ़ से हमारे कॉलर हैं डॉक्टर गुलेरिया, इनको फेफड़ों में पानी की समस्या है। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी।
हाँ जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से जी। कि मेरे भाई के फेफड़े में पानी आने लगा था। अच्छा जी। तो पहले तो 1-1.5 महीने उनका टीबी का इलाज चला जी। फिर बाद में मालूम पड़ा कि उनके नॉन हॉकिंस लिम्फोमा है जी। तो अभी 2 बार कीमो हो गई है उनकी जी। तो अब मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि पानी आना मतलब कब तक बंद हो जाता है? डॉक्टर गुलेरिया, देखो जैसे उन्होंने कहा कि पहले जो फेफड़ों में पानी कई कारणवश से हो सकता है और हमारे कंट्री में यंग एज में टीबी कॉमन कॉज है, तो इसलिए शायद उनको टीबी का डायग्नोसिस करके टीबी की दवाई दी गई थी। लेकिन अगर हम देखें तो उनको बाद डायग्नोसिस फिर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का हुआ, जिससे कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। आस्ता आस्ता जब इनको 4 से 6 साइकिल जब कीमोथेरेपी मिलेंगे तो पानी अपने आप आस्ता आस्ता बंद हो जाएगा, और वो डिपेंड करता है कि कितने रिस्पॉन्स भी हो रहा है और किस टाइप का लिम्फोमा है, लेकिन आस्ता आस्ता पानी बनना बंद हो जाएगा। और कीमोथेरेपी लंग कैंसर में अमूमन इंट्रावीनस ही दी जाती है या ज़्यादा मेडिसिन भी हो सकती हैं? ज़्यादातर इंट्रावीनस कीमोथेरेपीज होती हैं, बट कुछ टैबलेट फॉर्म में भी कीमोथेरेपीज अवेलेबल हैं। लंग कैंसर में ज़्यादातर जो कीमोथेरेपी है वो आईवी फॉर्म में होती है, यानी इंट्रावेनस फॉर्म में होती है। जो टारगेटेड थेरेपीज है वो टैबलेट फॉर्म में अब अवेलेबल है। जी, चलते डॉक्टर गुलेरिया आपसे जानना चाहेंगे, स्वस्थ भारत एक ऐसा इनिशिएटिव है दूरदर्शन और स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार का, जहां पर हम चाहते हैं कि लोग फिट हों। तो कौन से ऐसे नेशनल प्रोग्राम हैं जिसका लाभ लोग उठा सकते हैं जहां तक लंग्स की बात है? लंग्स के लिए 2-3 नेशनल प्रोग्राम बहुत अहम है। एक तो जो हमारा डॉट्स का प्रोग्राम है, डॉट्स जो टीबी फेफड़ों की टीबी है उसके लिए मुफ्त दवाई मिलती है, और उसी हिसाब से एक डॉट्स प्लस प्रोग्राम है जो जिनको रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है उनके लिए भी जांच और दवाई जो है सरकार अब मुफ्त देने लगी है। दूसरा जो कैंसर के लिए प्रिवेंशन है, और उसके लिए कई सेंटर्स में लंग कैंसर के लिए जो दवाइयाँ हैं वो भी मुफ्त दी जा रही हैं, जिससे पेशेंट्स के लिए ज़्यादा खर्चा ना हो और उससे लाभ हो जाए। तो ये 2 जो मेन प्रोग्राम है, एक इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए, एक नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स हों, जिससे जो धूम्रपान है वो इस करना कम हो, और इसलिए प्रिवेंशन से आगे जो कैंसर और बीमारियां वो ना हो। प्रिवेंशन में चलते हम लोग स्किपिंग करते थे जब छोटे होते थे, आपको लगता है आजकल आदत भूल गए हैं? 50 रुपए की स्किपिंग रोप खरीदें और स्किप कर लें। बिल्कुल, एक्सरसाइज इज ऑलवेज गुड फॉर द हार्ट एंड द लंग्स। इट्स अ गुड गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन एज वेल, स्किपिंग रोप। गुड गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन एज वेल। गुड गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन एज वेल। सो मार्क दोस वर्ड्स बाय डॉक्टर गुलेरिया एंड डॉक्टर मनीष। और हमें पूरी उम्मीद है कि स्वस्थ भारत की जो श्रृंखला है दूरदर्शन पर आती है, स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार के सौजन्य से, इससे आपको लाभ हो रहा है। और यदि आपके पास कोई प्रतिक्रिया है जो आप बताना चाहें तो हमारा ईमेल का पता जरूर नोट करें, ddhealthyindia@gmail.com। और इसके साथ हम डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर मनीष सिंघल का धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कल पोलियो रविवार है, तो जरूर याद रखिएगा 2 बूंदे जिंदगी की। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को निकटतम पल्स पोलियो केंद्र जरूर ले जाएं, क्योंकि ये जीवन देने वाली बूंदें हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब हमेशा स्वस्थ भारत में कहते रहे हैं, यदि आपने पहले पल्स पोलियो की ड्रॉप्स दिलवाई हैं तब भी आपको जरूर दिलवानी है। तो इस उम्मीद के साथ कि हम सभी अपनी ओर से योगदान देंगे स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए, मैं अमित आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत।